Hello students, hope all is well with you. So let's start our today's lesson. Today we are starting block 3, that is inferring from details. Inferring means to find out कि details से हम find out करेंगे. And lesson plan 1 is for you, mood in poetry. कि poetry में mood किस type का होता है. And you will be able to make inferences about characters and events from the details इन द गिवन पोएम. और आप फाइंड आउट कर पाएंगे, गेस कर पाएंगे करेक्टर्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में पोएम में. So abandoned farmhouse, you can see abandoned farmhouse. Abandoned means left forever and which is no longer used. जो हमेशा के लिए छोड़ दिया गया है जो फार्म हाउस और जो अभी यूज़ में नहीं आ रहा है. When you close your eyes, what the title makes you feel and what you feel and what you can visualize from it. So जब आप आइज़ क्लोज करते हैं तो आपको क्या फील होता है. जब भी आप आइज़ क्लोज करते हैं टाइटल आपको क्या फील कराता है, मतलब क्या विजुअलाइज कर सकते हैं कि अबेंडेंड फार्म हाउस कैसा होगा जो यूज़ में नहीं हो रहा है अभी. सो सिंस इट इज़ अबेंडेंड वी थिंक ऑफ अ फार्म हाउस एज अ लोनली प्लेस विच माइट बी इन रन डाउन कंडीशन. रन डाउन मीन्स इन अ स्टेट ऑफ पुअर हेल्थ, जिसकी हालत ठीक नहीं है. तो जब भी हम अबेंडेंड के बारे में सोचते हैं, अबेंडेंड फार्म हाउस के बारे में सोचते हैं, तो हमारे माइंड में एक ऐसी पिक्चर विजुअलाइज होती है जिसकी कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ही पुअर है, जो बिल्कुल लोनली है, सुनसान जगह है एकदम. सो वी विजुअलाइज अ मस्टी स्मेल एंड साइलेंस. मस्टी स्मेल मीन्स विद अ वेरी ओल्ड एंड वेट स्मेल इन द लैक ऑफ फ्रेश एयर, कि जहाँ पे फ्रेश एयर नहीं होती है, कोई जगह बंद पड़ी है बिल्कुल, तो मस्टी स्मेल हो जाती है वहाँ पे. और साइलेंस हमें फील होता है, बिल्कुल शांति है वहाँ. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम एंड नोट हाउ वी फील अबाउट इट. और हम नोट करेंगे कि ये कैसा फील कराती है हमें. सो ओपन योर Xseed content book at page number 24. Abandoned farmhouse, and we will underline an object or some detail in the setting that says something about the character and events that may have happened. तो हम कुछ करेक्टर्स पे, कुछ ऑब्जेक्ट्स पे, कुछ डिटेल्स में अंडरलाइन करेंगे कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस पोएम में एक्चुअली हुआ क्या है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. So abandoned farmhouse. He was a big man, says the size of his shoes on a pile of broken dishes by the house. A tall man too, says the length of the bed in an upstairs room, and a God-fearing man, says the Bible with a broken back on the floor. Below the window, dusty with sun, but not a man for farming, says the field, cluttered with boulders and the leaky bed. So before telling the meaning, I would like to share something about the poem. The poem is about a farmhouse whose owner does not stay there. ये poem एक farm house के बारे में है जिसका owner यहाँ पे नहीं रहता. His belongings are lying there, which reveals some of these features. उसके कुछ सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है जिससे कि उसके बारे में कुछ पता चलता है. The size of shoes and bed suggests that he is a big and tall. जो उसके बेड का साइज़ है, उसके शूज़ का साइज़ है, उसको देख के पता चलता है बहुत ही टॉल मैन था. He believes in God. बाइबल वहाँ पे रखी हुई है, उससे ये पता चलता है कि वो भगवान में विश्वास करता था. द मैन इज़ नॉट ए फार्मर एज द फील्ड्स आर फिल्ड विद बोल्डर्स एंड द स्टोरेज हाउस लीक्स. सो मैन जो है फार्मर नहीं था, ये पता चलता है. बोल्डर मीन्स लार्ज रॉक, जो उसके फार्म में लार्ज रॉक्स वहाँ पे हैं. और जो बैरन, जो लीकी बैरन है, बैरन होता है एक लार्ज बिल्डिंग ऑन अ ग्राउंड और अ गार्डन वेयर ग्रेन, ड्राई ग्रास एंड एनिमल्स आर कैप्ट. एक बिल्डिंग होती है ग्राउंड में, गार्डन में, जहाँ पे ये हम घास रखते हैं या एनिमल्स रखे जाते हैं. सो वो भी लीक हो रही है वहाँ पे, वहाँ से भी पानी टपकता है. So a woman lived with him, says the bedroom wall peppered with lilacs and the kitchen shelves covered with oilcloth, and they had a child, says the sandbox made from a tractor tire. Money was scarce, says the jars of plum preserves, and the canned tomatoes sealed in the cellar hole, and the winter's cold, says the racks in the window frames. It was lonely here, says the narrow country road. वहाँ पे किचन शेल्व्स है, सेंड बॉक्स है, उससे पता चलता है कि वीमेन थी वहाँ पे, एक बच्चा भी था उनका, एंड फैमिली के पास पैसे कम थे खर्च करने के लिए और उन्होंने सामान प्रिजर्व किया हुआ था. जैसे जब कोई चीज़ हमें चीप रेट में मिलती है, सस्ते रेट में मिलती है, हम उन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं जब पैसे कम होते हैं. लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. आजकल जैसे बॉर्नविटा, पिकल्स, जैम, सॉसेज, जिन लोगों के पास पैसे हैं वो भी प्रिजर्व करके रखते हैं. एंड सो पता चल रहा था कि बिल्कुल लोनली था, जो रोड था बिल्कुल खाली था वहाँ.
And something went wrong, says the empty house. In the wheat chalked yard, stones in the field say he was not a farmer. The still sealed jars in the cellar say she left in a nervous haste. And the child, its toys are strewn in the yard, like branches after a storm, a rubber cow, a rusty tractor, and a broken plow. And a doll in overalls. Something went wrong, they say. सो इसमें पता चलता है कि फैमिली जो है एम्प्टी हाउस से ये पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ गलत हुआ था फैमिली के साथ और वो बहुत ही जल्दी में वहाँ से गए हैं. अभी भी सामान उनका रखा हुआ है, जो टॉयज़ हैं वो फैले हुए हैं. सो दिस इज़ अ वेरी सैड पोएम. So after reading the poem, we feel sad about the people who lived in the farmhouse. जो फार्म हाउस में रहते थे उनके बारे में हमें sad feel होता है. We wonder why they left and where they might be right now. हमें हैरानी है कि वो कहाँ हैं और कहाँ गए होंगे. The shoes lying on the top of the broken dishes and a long bed tells that he has a long tall man living in this house. तो शूज़ और बेड के साइज़ को देख के मैंने आपको बताया कि पता चलता है टॉल मैन था. बाइबल से पता चलता है he believes in God. Unkempt fields tell us that he was not very good at farming. फार्मिंग में अच्छा नहीं था. फ्लावर जो वॉलपेपर एंड ऑयल क्लॉथ जो है शेल्फ पे, उससे पता चलता है उसकी एक वाइफ थी. ट्रैक्टर टायर सैंड बॉक्स से पता चलता है कि दे हैड अ चाइल्ड. द अनट्रेवल्ड लोनली कंट्री रोड टेल्स अस देयर वर हार्डली एनी विजिटर्स. जो लोनली रोड था वहाँ पे, उससे पता चलता है कोई विजिटर्स नहीं थे. द चाइल्ड्स टॉयज स्टोर्ड इन द बैकयार्ड एंड अनयूज्ड बॉटल्स इन द किचन से दैट समथिंग वेंट रॉन्ग एंड दे लेफ्ट इन अ हरी. सो जो प्रिजर्व्ड चीज़ें हैं जो स्टोर की गई हैं उनसे पता चलता है कि वो लोग कहीं जल्दी में चले गए हैं, कुछ गलत हो गया. सो स्पीकिंग ऑब्जेक्ट्स क्या है जिन डिटेल से हमें पता चल रहा है यहाँ पे. शूज़ है, बेड है, बाइबल है, टॉयज़ है एंड द फ्लावर पैटर्न वॉल्स हैं. So the poet uses the observations details to describe the character and the events that might have been taken place. In the poem, there are no characters who speak to each other or the reader. So जो पोएट है वो थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहा है. बाइबल से, बेड से कुछ ना कुछ हमें पता चल रहा है कि वास्तव में पोएम में हुआ क्या होगा. सो जो करेक्टर है इसमें कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, ना रीडर से बात की जा रही है. Nor does the poet tell the readers any facts about the people or what has happened to them. ना ही हमें कुछ फैक्ट बताया गया है कि उनके साथ हुआ क्या है. Instead he uses details like the size of the shoes or the strewn toys to tell us about them. और उसने जो है डिटेल्स यूज़ की हैं उनके बारे में बताने के लिए. Bible on the floor or the toys in the yard tells about the haste in which the house was abandoned. और जो बाइबल है फ्लोर पे ही पड़ी हुई है. इतनी मतलब जो सेक्रेड बुक्स होती हैं फ्लोर पे थोड़ी ना छोड़ते हैं. किसी के घर में रामायण होती है, बाइबल होती है. सो बहुत ही केयरफुली इन चीज़ों को रखा जाता है. सेक्रेड बुक्स हैं ये हमारी. सो इससे पता चलता है कि वो बहुत ही जल्दी में चले गए हैं. द जार्स ऑफ प्रिजर्व्स इन द किचन सेज दैट द मनी वॉज स्कार्स. तो जो प्रिजर्व्स में जो चीज़ें स्टोर की गई हैं लाइक पिकल्स है और भी कुछ चीज़ें हैं जो लोग प्रिजर्व करते थे पहले के ज़माने में, आज भी करते हैं. सो इससे पता चलता है कि पैसे कम थे. डू जार्स ऑफ कैंड फूड इन आवर होम्स टुडे मीन्स स्कार्सिटी ऑफ मनी? वाई? हमारे घर में भी आजकल कैंड फूड है, मीन्स पिकल रखा हुआ है, बॉर्बिटा रखे हुए हैं, सॉसेज रखे हुए हैं, बहुत सारा सामान हमने राइस इकट्ठे ले लिए. तो इससे पता चलता है कि जो है पैसे की कमी है. क्यों? फ्रूट्स प्रिजर्व्स वर मेड इन अर्लियर टाइम्स टू स्टॉक अप और ऑन सीजन्स फ्रूट दैट आर इजीली अवेलेबल एंड चीप. सो मीन्स जैसे मैंगो का सीज़न होता है, अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है तो वो ठीक है, मीडियम रेट में है, चीप है. लेकिन अगर विंटर में मैंगो ख़रीदना चाहें या मैंगो का जैम ख़रीदना चाहें तो बहुत कॉस्टली मिलेगा. तो लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं. इट वॉज़ यूज्ड, पहले ऐसा किया जाता था. इट वॉज़ यूज लेटर व्हेन इट वॉज़ ईदर नॉट अवेलेबल और टू एक्सपेंसिव. तो जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं तो फिर इनको यूज़ करते हैं लोग. लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. नाउ डेज हाउएवर कैंड फूड्स आर expensive. Having them in our homes doesn't mean scarcity of money, as only rich men can buy and afford them. लेकिन आजकल जो लोगों के घर में बॉर्बिटाज रखे हुए हैं, सॉस रखे हुए हैं या राइसेस 5 kg ले लिया आपने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है इसीलिए उन्होंने प्रिजर्व किया है. बल्कि ओनली रिच मैन, दोज हु आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वही तो इकट्ठा सामान कलेक्टिवली खरीद सकते हैं. सो इट डजंट मीन. So let's read the poem in worksheet. Take out your worksheet S1, Mood in Poetry, inferring from details at page number 17. Now let's start reading the poem. Read the poem Godfrey Gordon by W.B. Rains. Answer the questions that follow. So हमें poem पढ़नी है, इसके बाद हमें questions के answer देने हैं. So the poem Godfrey Gordon has been written by David Rance. The poem is about a boy who never does the work assigned to him. ये poem एक boy के बारे में है जो कभी भी
अपना काम नहीं करता, जो भी वर्क उसे दिया जाता है। द बॉय नेम्ड गॉडफ्रे गॉर्डन नेवर शट्स द डोर, वो कभी डोर को भी शट नहीं करता है, बंद नहीं करता। हिज फादर एंड मदर वुड प्लीड, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर हिम टू शट द डोर बट ही वुड ऑलवेज कीप इट ओपन, उसके पेरेंट्स उसे रिक्वेस्ट करते थे, ऑर्डर करते थे डोर को शट करने के लिए, लेकिन वो हमेशा से खुला रखता था। इट वॉज ओनली वेन हिज पेरेंट्स डिसाइडेड टू गिव हिम द पनिशमेंट ऑफ सेंडिंग हिम टू द सिंगापुर दैट ही सेज दैट ही वुड शट द डोर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, जब उसके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि वो उसे सिंगापुर भेज देंगे और पनिशमेंट के रूप में, तब वो डोर शट करना स्टार्ट करता है। So what was it that Godfrey would never do? What was the reaction of his parents to this habit? So Godfrey की कौन सी हैबिट थी जो कभी नहीं करता था, और इस हैबिट पे उसके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? So Godfrey would never shut the door. His parents wrung their hands and tore their hair. वो अपने बाल पकड़ लेते थे और अपने हैंड्स को स्क्वीज करते थे गुस्से में। दे बेग्ड हिम टू रिमेंबर टू शट द डोर। सो आंसर क्या होगा? गॉडफ्रे वुड नेवर शट द डोर, हिज पेरेंट्स रंग देयर हैंड्स एंड टोर देयर हेयर, दे बेग्ड हिम टू रिमेंबर टू शट द डोर, वो उसे रिक्वेस्ट करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग? हाउ डू यू नो? गिव रीजन्स। कौन सा सीजन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया? आई थिंक इट इज़ द विंटर सीजन बिकॉज द पोएम मैंशंस दैट द विंड इज रोअरिंग आउटसाइड, कि because the wind is roaring outside, it is usually in the winter that the people suffer from aching teeth and sore throats. जैसे बताया यहाँ पे कि गले में दर्द हो जाता था उन्हें, टीथ में एक होता था, दर्द होता था। सो ये विंटर में ही होता है कि हवा इतनी तेज चलती है। सो आंसर इज, आई थिंक इट इज़ विंटर सीजन बिकॉज द पोएम मेंशंस द विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड, इट इज़ यूजुअली इन विंटर दैट पीपल सफ़र फ्रॉम aching teeth and sore throats. सो वट डू थिंक इज़ द मूड ऑफ द पोएम? आपको क्या लगता है कि पोएम का मूड क्या है? द मूड ऑफ द पोएम इज़ प्लेफुल। इट इज़ अबाउट द फॉरगेटफुलनेस ऑफ अ यंग बॉय, कि एक ऐसी हैबिट के बारे में बताया गया है कि वो जो बॉय है एक छोटा, भूल जाता है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग टू शट द डोर दैट अपसेट्स एवरी वन and they repeatedly remind him to shut it, which brings out the playful mood of the poem. So students, I hope you can understand the topic very well, you can understand the poem very well. So do as well. Thank you. Have a nice day.